दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 18 दिसंबर 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। कल से आपको ये पीडीएफ जो है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी, तो इंग्लिश भाषी जो छात्र हैं उनको समस्या नहीं होगी कल से। तो 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर 1992 से ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा, राष्ट्र निर्माण में योगदान के रूप में चिन्हित कर अल्पसंख्यकों के क्षेत्र विशेष में ही उनकी भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, परंपरा आदि की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाता है। अल्पसंख्यक के अर्थ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष प्रतिवेदक फ्रांसिस्को कार्पो टोटी ने एक परिभाषा दी थी, जिसको वैश्विक रूप में मान्यता प्राप्त हुई है और बहुत ही व्यापक परिभाषा इन्होंने दी है। आप कभी भी मुख्य परीक्षा में इस परिभाषा को गढ़ सकते हैं, जिसके अनुसार किसी राष्ट्र राज्य में रहने वाले ऐसे समुदाय जो संख्या में तो कम हो और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हों, एवं जिनकी प्रजाति, धर्म, भाषा आदि बहुसंख्यकों से अलग होते हुए भी राष्ट्र के निर्माण, विकास, एकता, संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय भाषा को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हों, तो ऐसे समुदायों को उस राष्ट्र राज्य में अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। शब्दशः रट लीजिएगा। मुख्य परीक्षा या जब निबंध लिखेंगे इससे संबंधित, तो आपको कोटेशन देने में काफ़ी आसानी होगी और नंबर आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। भारतीय संदर्भ में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की बात करें तो भारत के संविधान में अल्पसंख्यक होने का जो आधार है, धर्म और भाषा को माना जाता है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की बात की गई है। भारत की कुल जनसंख्या का अनुमानित 19% अल्पसंख्यक समुदायों का है। इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी शामिल हैं। अब जैन को भी शामिल कर लिया गया है। बहाई और यहूदी अल्पसंख्यक तो हैं, लेकिन इन्हें संबंधित संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो भारत सरकार ने अल्पसंख्यक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1978 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया था। तो सरकार ने सबसे पहले अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया था? 1978 में। लेकिन इसको कानूनी मान्यता एक अधिनियम के द्वारा दी गई, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम। ये कब पारित हुआ? 1992 में। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को वर्ष 2006 में जनवरी में यूपीए सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कर दिया। तो मंत्रालय के अधीन कब आया? 2006 में। इसे वे सारे संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं जो दीवानी अदालतों को है, जो सिविल अधिकारों, जो सिविल न्यायालय के अधिकार हैं वो इसको प्राप्त है। अर्थात ये सुनवाई कर सकता है, समन कर सकता है, इस आयोग का गठन और डिक्री कर सकता है। इस आयोग का गठन भारत के लिए इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि पूरे यूरोप के किसी भी राष्ट्र में ऐसा कोई आयोग नहीं है। आज भारत के कई अन्य राज्य अल्पसंख्यक आयोग राज्यों में भी राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने लॉन्च किया यूलिप हैकाथॉन लॉजिस्टिक्स। तो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूलिप हैकाथॉन लॉजिस्टिक्स लॉन्च किया। इसे लॉजिस्टिक्स उद्योग के लाभ के लिए अधिक विचारों को क्राउड सोर्स करने के लिए लॉन्च किया गया है। यूलिप हैकाथॉन लॉजिस्टिक्स का आयोजन नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा किया जा रहा है और इसे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्प और एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक सर्विसेज लिमिटेड द्वारा समर्थित किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया ढाका के ऐतिहासिक काली मंदिर का उद्घाटन। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 दिसंबर 2021 को 50 साल बाद ढाका के ऐतिहासिक श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे पाकिस्तानी सेना ने 1971 में नष्ट कर दिया था। ध्यातव्य है कि 16 दिसंबर को जो हमारा विजय दिवस मनाया जाता है, 1971 की लड़ाई जो हमने पाकिस्तान से जीती और बांग्लादेश को स्वतंत्र किया, तो वहाँ बांग्लादेश में भी इस दिवस को मनाने के लिए हमारे राष्ट्रपति भेजे गए हैं, राष्ट्रपति गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट बन सकता है कि राष्ट्रपति ने दिसंबर में कहाँ की यात्रा की? तो बांग्लादेश की यात्रा की। और कहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि श्री रमना काली मंदिर कहाँ पर है? तो बांग्लादेश में है। ठीक, इसे पाकिस्तानी सेना के कोड नेम ऑपरेशन सर्च लाइट द्वारा नष्ट कर दिया गया था। भारत ने मंदिर के नवीकरण का समर्थन किया, उसके लिए फंड दिया और अब मंदिर पुनर्निर्माण मंदिर का हो चुका है। मुस्लिम बहुल बांग्लादेश की 16.9 करोड़ आबादी में हिंदुओं की संख्या करीब 10% है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी महिलाओं की शादी की उम्र 21 वर्ष करने को मंजूरी।
तो 15 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ करके 21 वर्ष करने का फैसला किया है। पुरुषों के लिए शादी की कानूनी उम्र पहले से ही 21 वर्ष है। महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने के नए फैसले को लागू करने के लिए सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन करेगी। ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट में हालांकि याचिकाएं तो बहुत दायर की गई इस संदर्भ में, लेकिन ये महत्वपूर्ण याचिका थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पॉजिटिव एक निर्देश दिया था सरकार को इस संदर्भ में कानून बनाने के लिए। वो ये याचिका थी कि जो पुरुषों की उम्र है 21 वर्ष है, महिलाओं की उम्र 18 वर्ष है, तो ये अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 ये दोनों का ही उल्लंघन है। ठीक है, समानता के अधिकार का उल्लंघन है और 21 नैसर्गिक जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। तो इसे समान किया जाना चाहिए, या तो दोनों की कम की जाए 18 की जाए या दोनों की 21 की जाए। ये अंतर सही नहीं है। हालांकि इसके कुछ लोग पक्ष में कई बातें कह सकते हैं, कई लोग विपक्ष में बातें कर सकते हैं। ये चर्चा का विषय है। ठीक है, और ये आपके निबंध का एसे में भी एक अच्छा टॉपिक है। तो एसे जो हम आरओ मेंस के लिए आपको कराएंगे अभी और पीसीएस मेंस के लिए, उसमें इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे अच्छे से। गंगा मशाल यात्रा के औपचारिक ध्वजारोहण के साथ नदी उत्सव की शुरुआत। गंगा मशाल के लिए ध्वज समारोह 16 दिसंबर 2021 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। इस दिन से नदी उत्सव की शुरुआत की गई जो 23 दिसंबर को समाप्त होगी। मशाल को गंगा उत्सव में झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने 1 से 3 नवंबर 2021 तक गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2021 का आयोजन किया था। 2022 में महिला अंडर 18, अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। तो भारत 2022 में महिला अंडर 18 और अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप जहां 3 से 14 मार्च तक होगी, वहीं सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 25 जुलाई से 3 अगस्त तक होगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इसकी घोषणा की है। सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मेजबान भारत प्रतिस्पर्धा करेंगे। सैफ कप बहुत पुराना ये टूर्नामेंट है और अभी हाल ही में सैफ का जो टूर्नामेंट है पिछले वर्ष भारत ने नेपाल को हराकर जीता था। सैफ का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है। भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो भूटान ने 17 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलजी खोरलो तो नगदक पेलजी खोरलो से सम्मानित किया। ये कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? भूटान का। 17 दिसंबर भूटान का राष्ट्रीय दिवस भी है। उन्हें कोविड-19 महामारी के समय में भारत के शर्त रहित समर्थन के लिए सम्मानित किया गया। भूटान पहला देश था जिसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविड-19 टीकों का भारत का उपहार प्राप्त करने वाला भूटान जो है पहला देश था। ये वाक्य थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविड-19 टीकों का भारत का उपहार प्राप्त करने वाला भूटान पहला देश था। केंद्र ने की उत्तराखंड में मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो आयुष मंत्रालय ने 16 दिसंबर 2021 को आप उत्तराखंड पीसीएस देने जा रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। देश के लिए नोडल केंद्र के रूप में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है। यह देश और दुनिया के छात्रों को आयुर्वेद में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करेगा। आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, हर्बल दवाओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत इसकी घोषणा की गई थी। सरकार ने दी फ्रांस के साथ परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने को मंजूरी। सरकार ने फ्रांस के साथ तकनीकी सहयोग में 1650 मेगावाट के 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र के जैतापुर में साइट की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने को किसने? फ्रांस के साथ सरकार ने मंजूरी दी है। और कहाँ पे? महाराष्ट्र के जैतापुर में। ये प्रश्न पूछ सकता है स्थान। यह 9900 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ इसे सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बना देगा। वर्तमान में भारत में स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 6780 मेगावाट है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। कुमार मंगलम बिरला को मिला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ने 16 दिसंबर 2021 को द इंडस एंटरप्रेन्योर्स से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त किया। वे ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय उद्योगपति हैं।
इसके अलावा टेक स्टार को बेस्ट ग्लोबल एक्सलरेटर फॉर स्टार्टअप्स और MIT को ग्लोबल यूनिवर्सिटी प्रोमोटिंग स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप पुरस्कार दिए गए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई भी डाउट हो, किसी हमारे पेड कोर्स से जुड़ना हो, UPPCS या RO के प्रीलिम्स मेंस से या BPSC के कोर्स से, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को 6 बजे UKPSC उत्तराखंड PCS का जो वीडियो डेली आता है, कल नहीं आ पाया था अपरिहार्य कारणों से, लेकिन वो 6 बजे शाम को शेड्यूल्ड है, आएगा। 8 बजे BPSC के लिए वीडियो आएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।